हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है अनपढ़ बहू और वकील सास। यह सास बहू की कहानी है। अगर आपको हिंदी स्टोरीज, फैमिली स्टोरीज या सास बहू स्टोरीज सुनने का शौक है तो इस कहानी को पूरा जरूर सुनें। सुरेश, देखो सुधा, वकील तुम कोर्ट के अंदर हो, यहाँ घर पर नहीं। सुधा, और आप भी जज कोर्ट के अंदर हैं, यहाँ घर पर नहीं। इस घर में मैं ही वकील हूँ और मैं ही जज। सुरेश, तुमसे बात करना ही बेकार है। इतने में उन दोनों का बेटा गोपाल वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को लड़ाई करता देख चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। अचानक सारे लोग शांत हो जाते हैं और एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। गोपाल, अरे आप लोग इस तरह मेरी तरफ क्यों घूर रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि एक तरफ वकील है, एक तरफ जज और मैं कटघरे में खड़ा अपराधी। गोपाल के इतना बोलते ही उसके माँ बाप जोर जोर से ठहाके लगाने लगते हैं। सुधा, अरे बेटा, माँ तेरी वकील और पिता तुम्हारे जज हैं। हम दोनों नॉर्मल बातें भी करेंगे तो तुझे लगेगा कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का पूरा माहौल बन चुका है। गोपाल, अरे मैं आप दोनों की जोर जोर से आवाजें सुनकर ही यहाँ आया था। मैंने सोचा आप दोनों की कोई बहस चल रही है। सुरेश, हाँ बेटा, बहस चल रही थी और वो भी तेरी शादी को लेकर। सुधा, गोपाल, वो एक सीनियर वकील हैं ना, उनकी बेटी बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और पढ़ी लिखी है। अगर तू कहे तो मैं शादी की बात आगे बढ़ाऊं। इससे पहले कि गोपाल इस बारे में कुछ बोल पाता, घर की डोर बेल बज जाती है। गोपाल दरवाजा खोलता है तो देखता है कि खाना बनाने वाली सुनीता आई हुई होती है। सुनीता, नमस्ते मालिक। नमस्ते मालकिन। सुधा, आओ सुनीता, आओ जल्दी कुछ बना दो, हम लोगों को बहुत जोरों की भूख लगी है। सुनीता, जी मालकिन। इतना कहकर सुनीता किचन की तरफ चली जाती है। गोपाल, माँ पिताजी, आप लोग बातें करो, मुझे जरा ऑफिस का काम करना है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। इतना कहकर गोपाल अपने कमरे में चला जाता है। गोपाल, इस लड़के से जब भी शादी की बात करो, कोई ना कोई बहाना बनाकर चला जाता है। सुनीता खाना बना रही होती है कि तभी किचन में चुपके से गोपाल आ जाता है। वरुण, गोपाल, क्या बना रही हो मेरी रानी? सुनीता, धीरे बोलो, वरना आपके माता पिता सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? गोपाल, अरे सोचने दो जो सोचना है। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं घर वालों को सारी सच्चाई बताने वाला हूँ, क्योंकि घर वाले मुझ पर शादी का प्रेशर दे रहे हैं। सुनीता, मुझे लगता है आपके माँ बाप आपकी शादी मेरे साथ नहीं होने देंगे। आप लोग कितने पढ़े लिखे हो, कितनी बड़ी फैमिली है आप लोगों की, और मैं ठहरी एक विधवा माँ की गरीब और कम पढ़ी लिखी लड़की। गोपाल, अरे तुम ऐसा क्यों सोचती हो? हर किसी को एक समझदार और संस्कारी लड़की चाहिए होती है और तुम बहुत अच्छी हो। मैं तो तुमसे ही शादी करूंगा। उन दोनों की ये बातें गोपाल के माँ बाप चुपके से सुन रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं बोलते। वो दोनों अपने कमरे में जाकर उस बारे में बात करते हैं। सुधा, देख रहे हैं आप शहर के बहुत बड़े जज बनते हैं। कोई सुनेगा कि आपने अपने घर की नौकरानी को ही अपनी बहू बना लिया, तो क्या सोचेंगे लोग? सुरेश, क्या सोचेंगे मतलब? अच्छा ही सोचेंगे। लोग सोचेंगे कि इतने बड़े जज होने के बावजूद एक साधारण सी लड़की को अपनी बहू बना ली। सुधा, देखिए, मैं मानती हूँ कि सुनीता एक अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, लेकिन एक गंवार लड़की को हम लोग अपने घर की बहू कैसे बना सकते हैं? सुरेश, तुम्हें याद है सुधा, हम जितनी बाहर भी गोपाल से शादी की बात करने की कोशिश करते हैं, उतनी बार ही वो टाल देता है। अब पता चला कि वो सुनीता से प्यार करता है, इसी वजह से शादी से दूर भागता था। अपने बेटे की खुशी में ही हमें खुशी देखनी चाहिए। सुधा, माँ,
आपको जैसा सही लगे कीजिए। दोनों बाप बेटे मेरी सुनते ही कहा है। इस तरह से अगले दिन गोपाल के माता पिता सुनीता की विधवा माँ लता को अपने घर बुला लेते हैं और शादी की बात तय कर देते हैं। सुधा, देखिए, गोपाल की पसंद के सामने हम कुछ नहीं कह सकते। आज तक हमने गोपाल को हर वो चीज दी है जो उसे पसंद थी, तो शादी भी उसकी पसंद की होनी चाहिए। लेकिन सुनीता, आज के बाद तुम इस घर में खाना नहीं बनाओगी, क्योंकि तुम अब इस घर की मालकिन बनने वाली हो। अब यहाँ काम करने के लिए कोई दूसरी आएगी। इस तरह से गोपाल की शादी उसके घर की ही नौकरानी सुनीता के साथ हो जाती है। सुनीता गोपाल से शादी करके बहुत खुश है और गोपाल भी सुनीता से शादी करके बहुत खुश है। गोपाल, देखा सुनीता, मैंने कहा था ना कि मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं, वे शादी के लिए मान जाएंगे। सुनीता, मैं भी कितनी खुशनसीब हूँ जो मुझे आप जैसा पति मिला और इतना बड़ा परिवार भी। सुनीता की सास चुपके चुपके उन लोगों की बातें सुन रही होती है। सुधा, हाँ, तू तो खुशनसीब होगी ही बहू। एक अनपढ़ बहू होने के बावजूद इतना अमीर और बड़ा परिवार मिल गया, लेकिन अब मुझे सोसाइटी वालों की नजरों से खुद को बचाते हुए निकलना पड़ेगा, वरना लोग मुझे नौकरानी की सास कहकर चिढ़ाएंगे। सुधा अपने पति के साथ कार में बैठकर कोर्ट चली जाती है। इधर सुनीता अपने कमरे में साड़ी पहन रही होती है। तभी पीछे से गोपाल आ जाता है। गोपाल, सुनीता, तुम ना सलवार सूट पहना करो, सलवार सूट में तुम बहुत प्यारी लगती हो। सुनीता गाना गाते हुए, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही कपड़े पहनेंगे। सुनीता सलवार सूट पहन लेती है। शाम को जब उसके माँ बाप वापस आते हैं, तब सुधा गुस्सा करने लगती है। सुधा, सुनीता, ये क्या पहन रखा है तुमने? तुम इतनी भी गंवार नहीं हो कि तुम्हें ये ना पता हो कि शादी के बाद कुछ दिन सिर्फ साड़ी पहनी जाती है, ना कि सलवार सूट। शादी के 2 दिन भी नहीं हुए और तुम सलवार सूट पहन आई। सुनीता, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मैं अभी जाकर बदल लेती हूँ। सुधा, अगर गलती करने पर मैं हर किसी को माफ करने लगूं, तो ना जाने कितने मुजरिम, ना जाने कितने कातिल आजाद घूमने लगेंगे। सुरेश, छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही हो? सुधा, कोई बात छोटी या बड़ी नहीं होती, हर बात छोटी होती है और हर बात बड़ी भी होती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी में शादी के तुरंत बाद साड़ी नहीं पहनी जाती है। सुनीता साड़ी पहन लेती है। गोपाल सुनीता से माफी मांगता है क्योंकि उसकी वजह से उसे ये सब सुनना पड़ा। गोपाल, माफ करना सुनीता, मेरी वजह से तुम्हें ये सब सुनना पड़ा। तुमने माँ को बताया क्यों नहीं कि मेरे कहने पर तुमने ड्रेस बदली थी? सुनीता, अरे छोड़िए ना, उन बातों को तो मैं कब की भूल चुकी हूँ। अगले दिन जब सुधा कोर्ट जा रही होती है, तभी सुनीता अपने साथ ससुर के लिए टिफिन पैक करके लाती है और उन्हें दे देती है। सुनीता, तुम गंवार लोग कोई भी काम टाइम पर नहीं कर सकते क्या? पूरे 10 मिनट लेट हो गए हम लोग। सुनीता, सॉरी माँ जी, गलती हो गई। सुधा टिफिन लेकर कोर्ट चली जाती है। इधर सुनीता बालकनी में खड़ी होकर बाहर का नजारा देख रही होती है। तभी उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है जो सड़क पर खेल रहा होता है, और तभी सामने से एक ट्रक बहुत ही तेज गति के साथ आ रहा होता है। सुनीता चिल्लाती रहती है, लेकिन कोई नहीं सुनता। सुनीता, अरे बच्चे को बचाओ, कोई बच्चे को बचाओ। सुनीता भागकर घर के बाहर जाती है और उस बच्चे को बचा लेती है। उसे बचाते वक्त सुनीता को चोट लग जाती है। पूरा मोहल्ला घर के बाहर आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाकर उस ट्रक वाले को रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता और भाग जाता है। पड़ोसी, क्या बात है बिटिया रानी, तुम तो अपने सास ससुर से ज्यादा हिम्मत वाली निकली। बच्चों की माँ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरे बेटे की जान बचा ली। सुनीता बच्चे को उसकी माँ को पकड़कर सुनीता घर वापस आ जाती है।
शाम को जब गोपाल वापस आता है तब सुनीता उसे सारी बात बताती है। गोपाल, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सुनीता, लेकिन तुम्हें तो खरोच लग गई है, चलो डॉक्टर के पास। गोपाल उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। रात में जब सुधा और उसका पति सुरेश अपनी कार से अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं, तभी सुधा अपना चेहरा फाइल से छुपा लेती है। सुरेश, सुधा, तुम अपना चेहरा क्यों छुपा रही हो? सुधा, जब से गोपाल की शादी हुई है, सोसाइटी वाले मुझे अजीब नजरों से देखने लगे हैं। सभी की बहू पढ़ी लिखी है, किसी ना किसी कंपनी में जॉब करती है, पर मेरी बहू अनपढ़ है। मेरी नाक कट गई। इतने में सुधा देखती है कि उसकी कार के पास पूरे सोसाइटी वाले इकट्ठा हो रहे हैं। सुरेश, इतने सारे लोग हमारी गाड़ी के सामने क्यों इकट्ठा हुए हैं? सुधा, इस गवाह ने फिर कोई ना कोई हरकत कर दी होगी। कंप्लेंट लेकर आए होंगे ये लोग हमारे पास। मैं कार में ही बैठी हूँ, आप ही बात करो मोहल्ले वालों से। सुरेश कार से बाहर आते हैं और सोसाइटी वालों का सामना करते हैं। सुधा चुपके से उन लोगों की बातें सुन रही होती है। सुरेश, क्या हुआ भाई साहब, हम लोगों से कोई गलती हो गई। दीक्षित जी, आज आपकी बहू ने वो कर दिखाया जो शायद कोई ना करता। इस सोसाइटी में बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के बेटे, बहुत सारे बॉडी बिल्डर रहते हैं। उन लोगों ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो आपकी बहू ने कर दिखाया। सुरेश, अरे ऐसा क्या कर दिया मेरी बहू ने? पूरी सोसाइटी मिलकर सारी कहानी जज साहब को बताती है। वो लोग उनकी बहू की खूब तारीफ करती हैं। औरत, हमारी पूरी जिंदगी बीत गई सिन्हा साहब, लेकिन आज के जमाने में आपकी बहू जितनी संस्कारी लड़की हमने आज तक नहीं देखी। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जो आपको ऐसी बहू मिली। उसने हमारे बच्चे की जान बचाई, इस वजह से हम उसकी तारीफ नहीं कर रहे हैं। उसके आचरण सर्वश्रेष्ठ हैं। इस सोसाइटी में सुधा को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। खैर, थोड़ी देर बाद सारे सोसाइटी वाले सुरेश साहब के घर पहुंच जाते हैं उसकी बहू से मिलने के लिए। सभी लोग उसका धन्यवाद अदा करते हैं। सुनीता, आप लोग उस छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना रहे हैं। मेरी जगह कोई भी होता वही करता जो मैंने किया। सुधा, बहू, मुझे माफ कर देना। आज मुझे समझ आ गया कि सिर्फ बड़ी सोसाइटी में रहने से या बहुत बड़ा पद होने से कोई अच्छा इंसान नहीं बनता। दिल से अच्छा होना चाहिए। उस दिन से सुधा, गोपाल और उसके ससुर सुरेश सिन्हा को अपनी बहू पर बहुत गर्व होने लगता है। उस दिन के बाद से सुनीता को घर में और सोसाइटी में बहुत इज्जत मिलने लगती है। सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, ये मॉरल स्टोरी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया।